नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसजीएनआर क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेके आया हूं। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीपीसीएल और डीएमआरसी, और इसमें जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएल डीएमआरसी और साथ के साथ जो एनसीवीटी के जो एग्जाम्स होते हैं आईटीआई के, उनके सारे के सारे प्रीवियस ईयर में जो मैग्नेटिज्म से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब दोनों भागों में चुंबक तब समाप्त हो जाता है। प्रत्येक भाग में दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होगा। प्रत्येक भाग में एक ही ध्रुव होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जब भी किसी मैग्नेट को बीच में से तोड़ा जाता है तो वह अपने दो अन्य पोल स्थापित कर लेती है। जैसे कि अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ से बीच में से तोड़ता हूँ तो इसके नॉर्थ तो इधर है ही, परंतु इसके विपरीत साइड जो है वो साउथ पोल क्रिएट होगा, और साउथ पोल यहाँ था और इसके विपरीत साइड जो है वो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। यानी कि जब हम किसी मैग्नेट को तोड़ते हैं तो वह अपने खुद के दो पोल बना लेती है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, दोनों भागों में चुंबक तब समाप्त हो जाता है, ये तो हो नहीं सकता। और ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव होगा। अब देखिए, ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक भाग में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होगा। प्रत्येक भाग में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी कि बी इसका आंसर सही है। और ये सही हो नहीं सकता, प्रत्येक भाग में एक ही ध्रुव होगा, ये भी नहीं हो सकता, और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ऑप्शन नंबर ए, जब कुंडली जुड़ फ्लक्स परिवर्तित हो, जब कुंडली जुड़ फ्लक्स स्थित हो, जब चालक क्षेत्र में घूर्णन करता हो और फ्लक्स को काटता हो। अब देखिए दोस्तों, फैराडे के नियमानुसार कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो किसी चालक द्वारा अगर किसी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उस चालक में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि चालक के क्षेत्र में घूर्णन करता है। अब देखिए, कोई चालक है और कोई फील्ड के अंदर अगर वो घूमेगा, जैसे ये इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, फील्ड है, और इसके अंदर अगर चालक घूमेगा तो वो फ्लक्स को काटेगा, और उस फ्लक्स के काटने के कारण क्या है कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ, वापिस से ईएमएफ बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली, अंगूठी यहाँ पे लिखा गया, उंगली लिखना था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली इंगित क्या करती है। अब देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ रूल है, लेफ्ट हैंड का रूल है, तर्जनी उंगली दोस्तों इसे कहते हैं। वो कुछ इस तरह से नियम था फ्लेमिंग का, लेफ्ट हैंड का जो रूल था। तो इसमें अगर ये तर्जनी उंगली का, इसे फोर फिंगर कहते हैं इंग्लिश में, तो जो तर्जनी उंगली है वो फ्लक्स को दर्शाती है। तो फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र जो ऑप्शन है बल, ये नहीं हो सकता, और ये बी है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारी जो फोर फिंगर है वो किसे दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि कोई धारा वामवर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता होगी। अब देखिए दोस्तों, एक सिरे का नियम आपने पढ़ा होगा। सिरे का नियम मैंने लेक्चर में अच्छी तरह से उसे बताया है कि जब भी किसी सोलेनोइड या फिर कोयल के हम अगर लास्ट के सिरे को देखें तो वहाँ पर अगर दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी के मतलब उल्टी दिशा में हो, तो वो जो उसके पास का ध्रुव होता है वो कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ध्रुव। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, दो चुंबकों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाती है तो दोनों चुंबकों के बीच का आकर्षण या विकर्षण उनके मूल मान से क्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक फोर्स का वो ये है कि F बराबर 1/d², ये d²। तो अभी देखिए दोस्तों, जो दूरी है वो d² है, यानी कि जो दूरी है वो वर्ग में आती है, और दूरी का वर्ग और किसके समानुपाती, इसके फोर्स के। तो यानी कि किसके व्युत्क्रमानुपाती, इसके फोर्स के। तो यानी कि दूरी और दो चुंबक के बीच में जो फोर्स है वो आपस में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखिए, जब ये व्युत्क्रमानुपाती है तो जब इनकी दूरी आधी कर दी जाएगी, ये तो बढ़ने पर व्युत्क्रमानुपाती है, परंतु जब इनकी दूरी आधी कर दी जाएगी तो इनके जो बीच का जो बल है वो क्या हो जाएगा,
4 गुना। तो इसका सही आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। अब देखिए दोस्तों, जो चुंबकीय सुई है वो दिशाएं ज्ञात करने में काम में आती है। तो ये भी चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि जो दोस्तों जो चुंबक है वो हमारी चुंबक का नॉर्थ पोल पृथ्वी के नॉर्थ पोल के सामने और चुंबक का साउथ पोल के सामने ठहरता है। तो इससे हमें दिशाएं पता लग जाती है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चुंबकीय सुई किसकी तरफ संकेत करती है। अब देखिए, चुंबकीय सुई जो है वो नॉर्थ और साउथ दिशा दोनों दिशा की तरफ संकेत करती है। इसमें देखिए पूर्व है, पूर्व हो नहीं सकता, पश्चिम में भी नहीं ठहरती, और उत्तर और दक्षिण में ठहरती है, और दक्षिण इसमें है नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चुंबकीय क्षेत्र है केवल दक्षिणी ध्रुव में, केवल उत्तरी ध्रुव में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। और जो ऑप्शन नंबर सी है वो है दोनों उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव में। अब देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण क्या है कि वो खुद के 2 पोल बनाती है, मैग्नेटिक पोल बनाती है। तो वो जो पोल है दोनों दिशाओं में है, उत्तर और दक्षिणी दिशाओं में। तो जो मेरा आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम है। अब तरंग दैर्ध्य कह रहा है कि किस चुंबकीय विकिरण की अधिकतम है। तो दोस्तों, जो तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज़्यादा होती है अवरक्त किरणों की। इन ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है तो उनमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो आती है अवरक्त किरणों की, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है ए, सही। अब देखिए दोस्तों, जो इंफ्रारेड किरणें हैं वो जो हमारे रिमोट्स हैं, जितने भी हमारे रिमोट है उनमें जो आगे एलईडी लगी होती है वो इंफ्रारेड एलईडी होती है, जिसके कारण क्या है कि वो अवरक्त किरणों को रिसीवर तक भेजती है, और उसके कारण हम इसे यूज कर पाते हैं रिमोट्स को। तो दोस्तों, जो ये अवरक्त किरणें हैं इन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके कारण क्या है कि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु इसे कैमरे की सहायता से अवश्य देखा जा सकता है। आप कभी भी प्रयोग करके देखना कि कोई भी रिमोट है, रिमोट को आप कैमरे के सामने कोई भी इसकी जो की है, कोई भी की आप दबाना, और दबाने के बाद क्या है कि आपको कैमरे के अंदर दिखेगी जो उसकी इंफ्रारेड एलईडी है वो हमारी ग्लो हो रही है, परंतु आपको आंखों से नहीं दिखेगी वो। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ए। अब देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम निम्न क्या ज्ञात करने में काम आता है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उससे हम क्या ज्ञात करते हैं। पहली बात तो ये, जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने में हम लगाते हैं उस रूल को। तो इसमें देखते हैं फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने में, जनरेटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने में यह नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों जनरेटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो जनरेटर है उसे इंजन है उसके द्वारा घुमाना पड़ता है, तो उसकी दिशा तो हमें पता ही होती है। उसके बाद में मोटर में धारा की दिशा, तो अब मोटर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो नियम है ये सिर्फ और सिर्फ जनरेटर में लगता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, तो ये हमारा आंसर आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। वह पदार्थ जिसे हल्के से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकित किया जा सकता है। अब ये कहना चाहता है कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसे कोई भी हल्के से चुंबकीय क्षेत्र में अगर ले जाए तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। तो वो पदार्थ जितने भी हमारे पदार्थ है वो आते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी के अंदर, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो वो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, तो ये सही होगा। अब जो लोह चुंबकीय जो पदार्थ है इनकी जो चुंबकशीलता है वो अधिक होती है। तो चुंबकशीलता जो है वो क्या होती है, अधिक। और अधिक होने के कारण क्या है कि इन्हें आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, और इन्हीं से जो स्थायी प्रकार की मैग्नेट है वही बनाई जाती है, और अस्थायी मैग्नेट भी इन्हीं लोहा चुंबकीय पदार्थों से बनाई जाती है। तो इनकी जो चुंबकशीलता का मान है वो म्यू से इसे डिनोट करते हैं, म्यू से इसे डिनोट किया जाता है, और उसकी जो चुंबकशीलता है वो 1000 से अधिक होती है। अधिक जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकशीलता 1000 से अधिक होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये लो म्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, किस नियम के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा
ज्ञात की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम। अब दोस्तों प्रथम में तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रथम नियम ने यह कहा था कि जब भी फ्लक्स कटता है या फिर फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस चालक में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं है। उसके बाद में फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, ये भी नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये कहा था कि जो फ्लक्स कटने की, जो फ्लक्स में चेंज है, फ्लक्स में चेंज की जो दर है वो उस ईएमएफ के समानुपाती होती है। तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद में है लेंज का नियम। अब लेंज का नियम यही सही होगा, क्योंकि दोस्तों देखें कि लेंज ने क्या कहा था कि जब भी ईएमएफ उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, जब भी ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वो जो ईएमएफ है वो अपने उत्पन्न होने के कारणों का विरोध करता है। तब ये विरोध करेगा तो उसके कारण हम इस प्रेरित ईएमएफ की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, इसे समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है N और S, और यहाँ एक धारावाही कुंडली है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ चेक करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। अब देखिए दोस्तों, जब भी मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊँगा, इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊँगा, तो अब लेंज ने कहा क्या था कि जो उत्पन्न ईएमएफ है, जो यहाँ पर उत्पन्न ईएमएफ होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है, जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसी का विरोध करेगा। अब अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके आऊँगा तो यानी कि मैं फ्लक्स में परिवर्तन कर रहा हूँ, और जब परिवर्तन का जब इस कुंडली को विरोध करना होगा तो यहाँ पर ये कौन सा पोल बनाएगी, वो बनाएगी एस पोल। तो जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आऊँगा तो ये यहाँ पर ये अपना एस पोल बनाएगी, जिसके कारण क्या है कि ये मैग्नेट इसका विरोध करेगी, क्योंकि जो समान जो ध्रुव है आपस में प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। और जब यहाँ पर एस पोल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा। और अब हमें नॉर्थ और साउथ पोल का पता लग गया है, तो अब इसमें धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम नियम लगा सकते हैं, हेलिक्स का नियम लगा सकते हैं या फिर एंड रूल भी लगा सकते हैं। तो उन नियम के द्वारा हम धारा का मान भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं, धारा की दिशा भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो हम धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, वो है लेंज का नियम। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टिपिकल है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, कौन विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है। ये कहना चाहता है कि इनमें से कौन से डिवाइस में हम विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं करते। तो कॉलिंग बेल इसमें करते हैं, इसमें प्रत्यावर्ती प्रकार का विद्युत चुंबक यूज में आता है। उसके बाद में प्रोटेक्टिव रिले, सी ऑप्शन देखते हैं अभी। प्रोटेक्टिव रिले, जितनी भी रिले है दोस्तों ये मैग्नेटिक जो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर, इसमें भी प्रत्यावर्ती प्रकार का विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, ये है विद्युत आयरन। तो विद्युत आयरन में किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, और विद्युत आयरन की जो फिलामेंट है वो नाइक्रोम से बनाया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, बाकी ऑप्शन क्या है हमारे गलत। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा चुंबकीय पद करंट के वैद्युतिक पद के समान है। अब इसमें पहला है फ्लक्स घनत्व, दूसरा परमियंस, तीसरा फ्लक्स और चौथा रिलक्टेंस। अब चुंबकीय पद, ऐसा कौन सा चुंबकीय पद है जो करंट है उसके समान होता है। अब देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आई होता है, आई इज इक्वल टू V/R, यही होता है। अब देखिए दोस्तों, हम विद्युत सर्किट में क्या करते हैं कि वोल्टेज लगाते हैं। जब भी मान लीजिए कोई भी विद्युत सर्किट है, ये लोड है और इस पर हमने ईएमएफ लगाया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या लगाया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज। और उस वोल्टेज के कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, और इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो ही को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसे हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमने फोर्स लगाया तो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करने लगे, जिसके कारण क्या हुई, उत्पन्न विद्युत धारा उत्पन्न हुई। यानी कि वोल्टेज के कारण क्या हुई, विद्युत धारा। इसी तरह जो चुंबकीय परिपथ है उसके अंदर क्या है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लिखते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगाने से क्या उत्पन्न होता है, वो होता है फ्लक्स, फाई, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर वोल्टेज लगाने से हमारी विद्युत धारा उत्पन्न हुई,
और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स लगाने से चुंबकीय परिपथों में क्या हुई, फ्लक्स उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है वो चुंबकीय पद में किसके समान है, फ्लक्स के समान, क्योंकि मैग्नेटो मोटिव फोर्स लगाने से क्या फ्लक्स उत्पन्न हुआ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, चुंबकशीलता की इकाई क्या है। देखिए दोस्तों, चुंबकशीलता जो है म्यू है और उसकी कोई भी इकाई नहीं होती। यह आप बात याद रखना कि चुंबकशीलता की कोई भी इकाई नहीं होती, परमिबिलिटी से कहते हैं इंग्लिश में। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ला किसकी एसआई इकाई है। टेस्ला किसकी एसआई इकाई है। अब देखिए, टेस्ला जो है वो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई है। यह आएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हो नहीं सकता। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद रिलक्टेंस भी नहीं होगा। तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई जो है वो है टेस्ला। अगर इसकी सीजीएस इकाई पूछ लेता तो वो हमारी होती गॉस। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या है। जो क्षेत्र तीव्रता है वो इसकी इकाई क्या है। जो दोस्तों इसकी जो इकाई होती है वो होती है एम्पेयर टर्न बटा में मीटर। तो इसकी जो इकाई होगी क्षेत्र तीव्रता की एम्पेयर टर्न बटा में मीटर। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पेयर टर्न पर मीटर। एम्पेयर टर्न हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि एम्पेयर टर्न जो है एमएमएफ की इकाई है। वो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है और वेबर पर सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है वो फ्लक्स घनत्व की इकाई है। ये भी नहीं, इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा का पता लगाने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त होता है। पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, और एंड रूल। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्क स्क्रू का नियम। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो यानी राइट हैंड रूल, और जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर में लगता है और जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए लगता है। तो ये तो नहीं होगा। इसने कहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। उसके बाद में एंड रूल जो है वो किसी सोलेनोइड या फिर किसी कॉइल में जो पोल है उसे देखने के लिए लगाते हैं। उसके बाद में फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है ये मोटर में लगता है, जो मोटर में जो चालक की दिशा है, घूमने की दिशा, उसे ज्ञात करने के लिए। और उसके बाद में जो ऑप्शन नंबर डी है कॉर्क स्क्रू का नियम। दोस्तों ये मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम है। इस नियम के अनुसार अगर हम धारा की जो दिशा है वो कॉर्क स्क्रू हम यानी कि कोई भी पेच भी मान सकते हैं, जो चूड़ीदार जो पेच है। तो इसके अनुसार अगर पेच को इस तरह घुमाया जाए कि पेच की जो नोक है वो आगे की तरफ गमन करे, तो वो जो नोक है वो आगे की तरफ अगर गमन कर रही है तो उसके जो घूमने की दिशा है, जो पेच के घूमने की दिशा है वो हमारा दिशा आएगी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। ये जो नियम है किसी धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में लगाया जाता है। अब आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। कोई काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे समझते हैं कि कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के लंबवत यानी कि कुछ इस तरह से, और केंद्र से होकर जाने वाली, मान ये केंद्र है इसका मैग्नेट का, और इसके लंबवत और केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, MNA। यानी कि ये जो अक्ष है इसका ये कहलाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आकर्षण या प्रतिकर्षण का मान नहीं होता। तो ये होता है MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, चुंबकीय रेखा ये नहीं होगा, चुंबकीय इवेक्टर ये भी नहीं होगा, चुंबकीय अक्ष ये भी नहीं होगा। उसके बाद में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, MNA, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और जो चुंबकीय अक्ष जो होता है वो होता है ये बीच में से होकर जाने वाली रेखा है। ये लंबवत है परंतु ये इसके समान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H ज्ञात करने का सूत्र है। और ये क्वेश्चन अभी हमने किया था। यहाँ पर
क्षेत्र की इकाई क्या है, क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या है, तो एम्पियर टर्न बटा मीटर। और याद करने का सूत्र, अब देखिए दोस्तों, एम्पियर टर्न बटा मीटर यानी कि ये रहा एम्पियर टर्न बटा मीटर। और एम्पियर टर्न किसकी इकाई है, एम्पियर टर्न किसकी इकाई है, वो है एमएमएफ की। यानी कि एमएमएफ को हम किस में मापते हैं, एम्पियर टर्न में, एम्पियर टर्न में मापते हैं। उसके बाद में एम्पियर टर्न बटा मीटर, ये क्या है, ये है लेंथ, उसकी लंबाई। तो यहाँ पर आएगा लेंथ, लेंथ को मीटर में मापते हैं। तो एमएमएफ बटा एल जो है, ये सूत्र किसका है, ये है 90 नंबर क्वेश्चन का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें जो ऑप्शन बी है एमएमएफ बटा लेंथ ऑफ कॉइल इन मीटर, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर अगर ए देखें तो फ्लक्स बटा एरिया, तो फ्लक्स को मापते हैं वेबर में और एरिया को मापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ये जो सूत्र है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है फ्लक्स घनत्व का, ये भी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। डायमैग्नेटिक पदार्थ का जो उदाहरण है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी बिस्मिथ, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज और ऑप्शन नंबर डी कॉपर। देखिए दोस्तों, डायमैग्नेटिक वे पदार्थ हैं जो जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय बल रेखाओं को कम कर देते हैं, उन्हें बढ़ाते नहीं हैं और उन्हें कम अवश्य कर देते हैं। और ये जो पदार्थ है हल्के हल्के चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। तो जो हमारा एल्यूमिनियम है ये है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, ये नहीं होगा। मैग्नीज भी पैरामैग्नेटिक पदार्थ में आता है। उसके बाद ये जो कॉपर है ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। जो बचा हमारा वो है बिस्मिथ। बिस्मिथ, कांच, जो जितने पदार्थ हैं ये आते हैं हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे। ये जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं एनसीईआरटी के और जो पहले यूपीपीसीएल में एग्ज़ाम हुए हैं पुराने पेपर जितने भी, और टीएमआरसी में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त में इसे शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।